Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Base. अब हम बात करेंगे प्रशस्तिज के बारे में एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में। तो प्रशस्ति के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 की हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। आपने समुद्रगुप्त के बारे में जब पढ़ा था तो आप प्रशस्ति के बारे में वहां पढ़ के आ चुके हो। इसके अलावा क्लास 7 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने प्रशस्ति के बारे में जाना एंड यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्रशस्ति जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है एंड इंस्क्रिप्शंस को ही संस्कृत में प्रशस्ति कहते हैं। सो प्रशस्ति इज काइंड ऑफ एन इंस्क्रिप्शन जिसे संस्कृत में प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, दैट मीन्स प्रशंसा करना। तो ये प्रशस्ति राजा के द्वारा लिखवाई जाती थी एंड लिखते कौन थे? ब्राह्मणास। ठीक है, कौन लिखते थे? ब्राह्मणास। सो जो ब्राह्मण्स राजा के लिए प्रशस्ति लिखते थे, राजा उनको लैंड ग्रांट दिया करते थे गिफ्ट के तौर पर। तो इसीलिए अभी हम यहाँ प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करेंगे। प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखो, ये हमने ना फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जान लिया था कि जो हिस्टोरियंस थे ना, हिस्टोरियंस ने इस चीज को डिकोड कर लिया था कि प्रशस्ति में सब कुछ लिखा हुआ सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रशस्ति में राजा सामने बैठते थे एंड ब्राह्मण को अपने पास बैठाकर जो भी राजा कहते थे वो सब लिखवाया करते थे ब्राह्मण से। सो प्रशस्ति में जितना कुछ लिखा हुआ है उसमें से कुछ सच है, कुछ हाइपरबली है, मतलब कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ है। तो प्रशस्ति में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब सच नहीं है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स। अब देखो, प्रशस्ति से हमें ये तो चलो पता चलता है कि भाई सब कुछ जो है सच नहीं है, कुछ चीजें उसमें बड़ा चढ़ाकर बताई हुई हैं। बट प्रशस्ति हमें क्या बतलाती हैं? तो प्रशस्ति हमें ये बताती हैं कि भाई रूलर्स जो थे ना वो अपने आप को कैसे डेपिक्ट करना चाहते थे जनता के आगे, वो अपने आप को कैसे दिखाना चाहते थे। ठीक है, डेपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। तो रूलर्स जो थे वो ही प्रशस्ति लिखवाया करते थे, रूलर्स जो कहा करते थे वही सब प्रशस्ति में लिखा जाता था। तो हमें प्रशस्ति से वो पता चलता है कि रूलर्स अपने आप को कैसे दिखाना चाहते थे, कैसे दर्शाना चाहते थे। तो रूलर्स अपने आप को एज अ वैलियंट दिखाते थे। वैलियंट का मतलब होता है जो किसी से नहीं डरता, इतना बहादुर। एंड विक्टोरियस वॉरियर दिखाना चाहते थे, मतलब ऐसे वॉरियर जिन्होंने हमेशा विक्ट्री हासिल की हो, जो हमेशा हर युद्ध में जीते हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु अकेजनली हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि भाई जो रूलर्स थे अपने आप को वैलियंट एंड विक्टोरियस वॉरियर दिखाते थे एंड ये जो रूलर्स थे ये प्रशस्ति लिखवाया करते थे लर्न्ड ब्राह्मण्स के थ्रू, क्योंकि लर्न्ड ब्राह्मण जो थे उन्हीं को ही संस्कृत आती थी। एंड यही ब्राह्मण जो थे वो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उनके प्रशासन में भी उनको हेल्प करते थे। ठीक है, यहां प्रशस्ति के तौर पर नागभट्ट के बारे में बताया हुआ है कि नागभट्ट की अचीवमेंट को कैसे प्रशस्ति में लिखा गया। सो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। बहुत सारे रूलर्स अपने अचीवमेंट को प्रशस्ति में लिखवाया करते थे। जैसे कि आपने लास्ट ईयर क्लास 6 की हिस्ट्री में समुद्रगुप्त के बारे में जाना, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जब आपने प्रशस्ति पढ़ी तो वो प्रशस्ति इनकी लिखी थी हरिसेन ने। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे। सो इन द सेम वे नागभट्ट के बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई है। सो एक प्रशस्ति जो नागभट्ट के बारे में लिखी गई, तो ये कहां मिली प्रशस्ति? ग्वालियर में मिली। ग्वालियर कहां है? मध्य प्रदेश में। एंड ये प्रशस्ति संस्कृत में थी। इस प्रशस्ति में नागभट्ट के बारे में बताया हुआ था, नागभट्ट के अचीवमेंट के बारे में बताया हुआ था। नागभट्ट कौन थे? ये गुर्जर प्रतिहारा के राजा थे, किंग थे। नागभट्ट ने याद रखना कि जब अरब इन्वेजन हुआ था तो अरब इन्वेजन को भी रिपेल करने की कोशिश की थी। ठीक है, सो अभी नागभट्ट के बारे में इस प्रशस्ति में क्या क्या लिखा हुआ है देखो। तो
तो ये लिखा हुआ है कि नागभट्ट जब राजा बने ना, उनके राजा बनते ही बहुत सारे राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए इनके आगे, जैसे कि द किंग ऑफ आंध्र, द किंग ऑफ सैंधव, सैंधव वर्ड यूज किया गया सिंध के लिए, द किंग ऑफ विदर्भ, विदर्भ किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का, द किंग ऑफ कलिंगा, कलिंगा किसका पार्ट है? उड़ीसा का। तो ये जो किंग थे आंध्र के, सैंधव के, विदर्भ के, कलिंग के, इनके राजाओं ने नागभट्ट के आगे अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, अब आगे बताया है कि नागभट्ट ने कौन कौन से राजाओं को हराया। ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने चक्र युद्ध को हराया। चक्र युद्ध कौन थे? ये कन्नौज के रूलर थे। कन्नौज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अब आगे भी हम कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो कन्नौज के रूलर थे चक्र युद्ध, उनको हराया नागभट्ट ने। नागभट्ट ने वांग के राजा को हराया। वांग जो है ये बंगाल का पार्ट है। नागभट्ट ने अनर्त के राजा को हराया। अनर्त जो है ये गुजरात का पार्ट है। नागभट्ट ने मालवा के राजा को हराया। मालवा जो है ये मध्य प्रदेश के पार्ट का नाम है। नागभट्ट ने किरत को हराया, मतलब फॉरेस्ट पीपल को हराया। इसके अलावा नागभट्ट ने तुर्किश को हराया, तुर्क को हराया। वत्स मत्स्य को हराया, जो कि नॉर्थ इंडिया के किंगडम थे। तो यहां पर यह बताया है बढ़ा चढ़ा कर कि भाई नागभट्ट के आगे लोगों ने घुटने टेक दिए जब वो राजा बने। नागभट्ट ने जहां जहां लड़ाई की, जहां जहां युद्ध किया, वहां पर उनकी विजेता हुई, वहां पर वो विजयी हुए। ठीक है, किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब राजा प्रशस्ति जब लिखवाते थे ब्राह्मणास से, तो ब्राह्मणास प्रशस्ति लिख दिया करते थे। तो राजा उन ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड किया करते थे जो इनके लिए प्रशस्ति लिखते थे, एंड रिवॉर्ड के तौर पर इनको ग्रांट ऑफ लैंड दिया जाता था, मतलब जमीन का टुकड़ा दिया जाता था ब्राह्मण्स को। एंड जो राजा जिस ब्राह्मण को जमीन का टुकड़ा देते थे उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया जाता था कॉपर प्लेट पर। आप ये देख रहे हैं, ये है कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट पर सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता था कि भाई कितना जमीन का टुकड़ा किस ब्राह्मण को मिला है एंड किस राजा ने दिया है। ठीक है, सो ये जो कॉपर प्लेट है, फिर ये किसके पास होती थी कॉपर प्लेट? ये कॉपर प्लेट भी उसी को दे दी जाती थी जिसको जमीन दी गई है। अच्छा, कॉपर प्लेट क्यों दी जाती थी? इसके पीछे भी रीजन है। देखो, आज के टाइम पर हम जिस घर में रहते हैं या जो हमारी जमीन है, जो हमारे खेत होते हैं, उनके कागजात हमारे पास होते हैं। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं? हमारे पास कागजात होते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है। लेकिन उस टाइम पर ये सिस्टम तो था नहीं। तो उस टाइम पर क्या था कि राजा लोग जो थे ये ब्राह्मण्स को कॉपर प्लेट दे देते थे, ताकि कॉपर प्लेट जो है एक तरीके का इनका पेटेंट शो करता था कि भाई ये लैंड इन ब्राह्मण्स की है। क्यों? क्योंकि ये लैंड राजा ने ही ग्रांट की है। सो जिस तरीके से आज के टाइम पर हमारे यहाँ अपनी जमीन को शो करने के लिए कि भाई ये जमीन हमारी है, हम इसके ओनर हैं, इस चीज को शो करने के लिए हमारे पास कागजों में प्रूफ है, उसी तरीके से उस टाइम पर ब्राह्मण्स के पास प्रूफ के तौर पर क्या होता था? कॉपर प्लेट होती थी। ठीक है, आगे देखो। अब ये जो कॉपर प्लेट दिखाई है, ये 9th सेंचुरी की कॉपर प्लेट दिखाई है। सो ये एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता था कि किसको लैंड ग्रांट की गई है एंड किस राजा ने लैंड को ग्रांट किया गया है। इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, हालांकि इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी गई वो कुछ तो संस्कृत में लिखी गई है, कुछ तमिल में लिखी गई है, और हमें ना तो संस्कृत समझ में आएगी इसकी, ना तमिल समझ में आएगी, है ना। The ring holding the plates together is secured with royal seal to indicate that this is an authentic document. अब देखोगे आप कि इस प्लेट को किस तरीके से एक हुक में, मतलब एक हुक में ऐसे सील किया हुआ है, और यहां पर देखो ये रॉयल सील लगाई हुई है। एक हुक में बांधकर यहां ऊपर ये देखो ये रॉयल सील लगाई हुई है। ये रॉयल सील इसलिए है, ये दिखाने के लिए भाई कि ये जो कॉपर प्लेट है ये एक तरीके का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आगे यहां हम ये जानेंगे कि भाई
जब राजा किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट कर देते थे तो ये कैसे पता चलता था कि कितनी लैंड उस ब्राह्मण के अंडर में है? ठीक है, तो यहां पर ये पार्ट जो ये दिखाया गया है चोल डायनेस्टी के बारे में, किस तरीके से जो तमिल में कुछ सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट कर दिया गया था ब्राह्मण को। सो देखो, जो लैंड ग्रांट कर दी जाती थी ब्राह्मण को, उसको ना डेमार्केट किया जाता था, उसकी बाउंड्री बना दी जाती थी। बाउंड्री कैसे बनाई जाती थी? अर्दन एम्बैंकमेंट से, मतलब मिट्टी का ऐसे बाउंड्री बना दी जाती थी। ठीक है, या फिर उसमें थोड़ी बुशेस भी लगा दिए जाते थे साथ साथ, ताकि ये पता चले कि भाई ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया किसी एक स्पेसिफिक ब्राह्मण का है जिसका नाम कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था। तो जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है, इसको ऐसे इसकी बाउंड्री बना देना। एंड बाउंड्री कैसे बनाना? मिट्टी के एम्बैंकमेंट से, मतलब मिट्टी की दीवारें बना दी जाती थी, साथ में थोड़ी बुशेस भी रख दी जाती थी चारों तरफ। तो ये पता चलता था कि भाई ये लैंड जो है एक स्पेसिफिक ब्राह्मण की है। इसके अलावा इस लैंड में क्या क्या होता था? सो लैंड के साथ साथ इनको फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी मिलते थे, वाटर लैंड मिलती थी, गार्डन मिलते थे, ऑर्किड मिलते थे, ट्रीज मिलते थे, वेल मिलते थे, मतलब कुएं मिलते थे। उस जमीन पर जितना कुछ होता था ना, वो सब उस ब्राह्मण के अंडर में आता था। जैसे कि पास्चर लैंड भी उसी के अंडर में आती थी, गांव का कुछ हिस्सा भी उसी के अंडर में आता था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो उस लैंड के अंडर में आती थी, वो सारी चीजें किसकी हो जाया करती थी? ब्राह्मण्स की हो जाया करती थी। ठीक है, अब जिसको ये लैंड मिली है, देखो ये पार्ट ना सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, इसको सिर्फ आप एक बार रीड करना, इसीलिए मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं करा रही हूं, सिर्फ आपको समझा रही हूं। अभी मैं यहां पर इस चीज को ओवरव्यू दे रही हूं। जिस भी ब्राह्मण को लैंड मिलती थी तो उसके पास लैंड में जितना कुछ भी उसे मिल रहा है, देखो ये सारी चीजें मैं यहां हाईलाइट कर देती हूं, ये सारी की सारी चीजें जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं, ये लैंड के साथ साथ उस ब्राह्मण को ग्रांट कर दी जाती थी। ठीक है, अब ये सारा हिस्सा किसका है? उस ब्राह्मण का जिसको लैंड मिली है। तो यहां से वो ब्राह्मण जो है टैक्स भी कलेक्ट करता था। ठीक है, तो जिस ब्राह्मण को लैंड मिलती थी वो टैक्स कलेक्ट करता था इन सब चीजों से। कैसे टैक्स कलेक्ट करता था? जैसे कि पास्चर लैंड की बात करो, अब कोई चरवाहे हैं, भाई उनको तो चाहिए कोई ऐसा लैंड जहां पर उनके जो पशु हैं वो चर सके। तो अब अगर चरवाहे इनकी लैंड पर अपने पशुओं को चराना चाहेंगे तो ये ब्राह्मण क्या कहेंगे? इसका तुमको हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिश पॉन्ड का टैक्स देना पड़ता था, ग्रेनरीज का टैक्स देना पड़ता था, मतलब अनाज के जो भंडार होते हैं, बी हाइव्स का टैक्स देना पड़ता था। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इनका टैक्स जो है ये ले लिया करते थे अगर कोई इन चीजों को यूज करते थे ब्राह्मण के अलावा। He can collect the tax imposed by judicial officers. इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर ने जिन जिन चीजों पर टैक्स लगा रखा था उन चीजों का ये टैक्स जो है ले लिया करते थे। जैसे कि टैक्स लगता था बीटल लीव्स पर, पान के पत्तों पर, वुवन क्लॉथ पर, व्हीकल पर। तो जिस भी तरीके से इन ब्राह्मण की लैंड किसी अदर लोगों के द्वारा यूज की जाती थी उसका ये टैक्स ले लिया करते थे। एंड ऐसा भी कहा जाता है ये कभी कभी ऐसे ही अनशन सा टैक्स भी लगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लैंड इन ब्राह्मण के अंडर में थी, राइट? तो पावर ही इनके पास थी अपने लैंड को लेकर। इसके अलावा इन ब्राह्मण्स को ये सब भी अलाउड था कि ये अपर स्टोरी, ऊपर के माले पर एक लार्ज रूम भी बनवा सकते हैं, वो भी ब्रिक का, ईंटों का। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वेल भी खुदवा सकते हैं। वेल का मतलब होता है कुएं भी खुदवा सकते हैं। ही कैन प्लांट ट्रीज को भी लगा सकते हैं, थोड़ी बुशेस को लगा सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो है अपनी लैंड का कैसे भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा कैनल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इरिगेशन के लिए। एंड ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, बट ये उनको इंश्योर करना पड़ता था कि भाई पानी जो है वो वेस्ट ना हो। एंड उस पानी को जो है वेस्ट ना होने देने के लिए ये क्या करते थे? पानी के चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना दिया करते थे ताकि पानी बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे कि डैम वगैरह बनी हुई होती है ना, उस तरीके से। हमें ना 12th सेंचुरी में एक अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली। तो देखो हुआ ये था कि इस टाइम पीरियड में अगर हम सभी पोइट्स की बात करें, सभी ब्राह्मण्स की बात करें, वो सब राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखते थे। लेकिन हमें 12th सेंचुरी में एक ऐसी लॉन्ग संस्कृत पोयम देखने को मिली जिसमें ना राजाओं की पॉलिसीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हुए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए ये वर्ड अनयूजुअल यहां लिखा है कि वैसे तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पोइट्स हैं वो प्रशस्ति लिख रहे हैं,
वो राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पीरियड में हमें एक ऐसे पोइट देखने को मिले, एक ऐसे ऑथर देखने को मिले जिन्होंने राजाओं को लेकर क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हैं। ठीक है, तो 12th सेंचुरी में हमें एक लॉन्ग संस्कृत पोयम देखने को मिली जिसमें उन राजाओं की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने कश्मीर में रूल किया। एंड इस लॉन्ग संस्कृत पोयम को कंपोज करने वाले ऑथर का नाम क्या है? कल्हण। इन्होंने जब अपना अकाउंट लिखा, कल्हण ने जब अपना अकाउंट लिखा, उस अकाउंट को लिखने में इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज को यूज किया, मतलब अलग अलग सोर्सेज को यूज किया, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया, डॉक्यूमेंट्स लिखे, आई विटनेस अकाउंट लिखे। आई विटनेस अकाउंट का मतलब जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा ना, रूलर्स और रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एंड रूलर्स की पॉलिसीज, उन सब के बारे में भी इन्होंने लिखा। एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। सो कहने का मतलब है इन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज किया अपना अकाउंट लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। जिस तरीके से प्रशस्ति में हम ये देखते हैं कि प्रशस्ति के जो राइटर थे वो राजाओं की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे, लेकिन कल्हण के टाइम पर हमने ये देखा कि इन्होंने रूलर्स एंड रूलर्स की पॉलिसीज को लेकर अपने क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां पर बन जाता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब अलग अलग किंगडम में जो एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही थी, वो लड़ाई हुई थी वेल्थ के चक्कर में, है ना। पैसा है तो पावर है, राइट। तो आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि हर एक रूलिंग डायनेस्टी वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। हर एक रूलिंग डायनेस्टी का अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता था, बट एट द सेम टाइम ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने में लगे रहते थे। देखो, जैसे कि इनका ये एक एरिया स्पेसिफिक है, लेकिन ये अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे ताकि इनका एरिया और ज्यादा बड़ा हो सके। ठीक है, तो हर एक रूलिंग डायनेस्टी का अपना एक स्पेसिफिक रीजन था, बट फिर भी ये दूसरे एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो यहां पर आपको ना कन्नौज शहर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। कन्नौज को लेकर बहुत ज्यादा वॉरफेयर हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके की लड़ाइयां हुई थी, क्यों हुई थी लड़ाई। क्योंकि कन्नौज जो है यहां पर है फर्टाइल लैंड। ठीक है, लैंड बहुत फर्टाइल है। इसके अलावा अदर रीजन भी है, जैसे कि मैंने ये बताया कि कन्नौज से इंडिया के चारों डायरेक्शन में नजर रखी जा सकती थी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आते थे तो कन्नौज शहर में पहले पता लग जाता था। तो राजा ऑलरेडी पहले चौकन्ने हो जाते थे कि भाई हाँ, फॉरेन इन्वेडर्स आने वाले हैं, तो राजा लोग अपनी तैयारी में लग जाते थे, लड़ाई की तैयारी में, राइट। तो कन्नौज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस थी बिकॉज ऑफ द गंगा वैली रिवर। फॉर सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज तक अलग अलग किंगडम में कन्नौज को लेकर लड़ाई रही, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी। ये तीन ऐसी डायनेस्टी थी, नाम याद रखेंगे आप, ये तीन ऐसी डायनेस्टी थी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी के बीच में कन्नौज को लेकर बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई थी एंड ये लड़ाई सेंचुरीज तक चली थी। तो इसीलिए इन तीनों ही पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट को हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब करा है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से, कि भाई तीनों के तीनों, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, पाल डायनेस्टी, तीनों के तीनों क्या हुए? ट्राईपार्टाइट। इनके बीच में क्या था? स्ट्रगल क्यों था? ताकि कन्नौज को कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने ये नाम दिया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब ये हुआ कि तीनों डायनेस्टी कन्नौज को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। एज यू विल सी, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building the large temples. अब देखो, पहला तो हमने क्या देखा कि वेल्थ के चक्कर में जो लड़ाई होती थी उसमें ये क्या करते थे? एरियाज को कैप्चर करते थे। दूसरा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि राजा अपनी पावर को शो कैसे करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनाकर, बड़े बड़े फोर्ट बनाकर ये दिखाते थे कि भाई देखो हमारे पास कितना पावर है, कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है। When they attacked one another kingdom, so often they choose to target temple. इसके अलावा जब एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी पर, या ये कह लो
एक किंगडम दूसरे किंगडम पर जब अटैक करते थे तो वो पता है किस चीज को टारगेट करते थे? सबसे पहले टेम्पल को। किसको टारगेट करते थे? टेम्पल को। विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच, एंड ऐसे टेम्पल्स जो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मतलब एक्सट्रीमली रिच तरीके से बनाए हुए होते थे। हालांकि इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। सो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि राजा जो है ना अपनी शानो शौकत दिखाते थे बाय बिल्डिंग द लार्ज टेम्पल्स एंड द फोर्ट्स। एंड जब भी एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करता था तो सबसे पहले अटैक होता था टेम्पल पर। ठीक है, यहां पर इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस तरीके से कुछ रूलर्स ऐसे थे जो टेम्पल पर अटैक करते थे, एंड टेम्पल पर अटैक करके वहां पर जो भी उनको सोना मिलता था, जो भी उनको चीजें मिलती थी, उस सारे वेल्थ को उठाकर लूटपाट मचा के वो अपनी जगह ले जाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक सुल्तान थे जिसका नाम था मोहम्मद। कहां से थे? गजनी अफगानिस्तान से। गजनी इज अ प्रोविंशियल स्टेट इन अफगानिस्तान। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था, इसका रूलिंग टाइम पीरियड था 997 से लेकर 1030 तक का। इसने सेंट्रल एशिया, ईरान एंड हमारे सब कॉन्टिनेंट एरिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नीचे वाला साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को इसने कनकर करने की कोशिश की थी। ठीक है, एंड इसने यहां पर गुजरात में बार बार अटैक किया। हमारे सब कॉन्टिनेंट पर इसने ऑलमोस्ट एवरी ईयर अटैक किया था। एंड इसका मेन टारगेट क्या था? वेल्दी टेम्पल्स, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्पल्स जो है बहुत रिच तरीके से बनाए हुए थे। कुछ टेम्पल्स तो ऐसे थे जो सोने के बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को 16 बार लूटा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल कहां पर है? गुजरात में। सोमनाथ टेम्पल से इस गजनी को जो भी कुछ मिला, ठीक है, जो भी कुछ मिला, इसने उस वेल्थ को अपने साथ कैरी करके एक स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी बनाई गजनी में जाकर। ठीक है, तो इसने क्या करा? इसने 16 बार जो है टेम्पल को लूटा था, एंड टेम्पल में जितना भी सोना जड़ा हुआ था उस सोने को इसने क्या करा? लूट लिया। एंड उस सोने को लूट कर ये ले गया गजनी में। वहां जाकर इसने अपनी स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी बनाई थी। हालांकि अगर आप आज सोमनाथ मंदिर को देखोगे तो आज भी हमारा सोमनाथ मंदिर उतना ही सुंदर है, क्योंकि उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। अफगानिस्तान से महमूद ऑफ गजनी के बाद सुल्तान महमूद घोरी ने अटैक किया था। बस आप ये ध्यान रखना कि जब महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया तो उस टाइम पर उनकी लड़ाई हुई थी सोलंकीज के साथ, एंड जब सुल्तान महमूद घोरी ने अटैक किया तो इसकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाहमनाज के बारे में। चाहमनाज जो है इनको बाद में चौहान्स भी कहा जाने लगा। दे लेटर नोन एज चौहान, ध्यान रखना। सो दिल्ली का एंड अजमेर का जो एरिया था वो चाहमनाज के अंडर में ही था। तो दिल्ली एंड अजमेर का एरिया था चाहमनाज, दैट मीन्स चौहान्स के अंडर में, राइट। एंड इन्होंने भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की, वेस्ट से भी ईस्ट से भी। तो जब इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की वेस्टर्न साइड से, तो इनको अपोज किया चालुक्याज ऑफ गुजरात ने। एंड जब इन्होंने ईस्टर्न साइड से अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश की तो इनको अपोज किया गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ये रहे चाहमनाज। यहां से इनको अपोजिशन मिला चालुक्याज ऑफ गुजरात से, एंड यहां से इनको अपोजिशन मिला गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो दूसरा किंगडम उसको रोकेगा ना, तो वही यहां पर भी दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। इसके अलावा द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज III, जिनका लाइफ स्पैन है 1168 से लेकर 1192। नाम याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Who defeated an अफगान रूलर, इन्होंने अफगान रूलर को हराया सुल्तान मोहम्मद घोरी को 1191 में, मतलब 1191 में। एंड देन फिर पृथ्वीराज चौहान अगले ही साल 1192 में 1192 में खुद फिर हार गए थे। अब इनकी बैटल के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, जो बैटल पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ तरेन। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ तरेन की जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन है, ये हुई थी 1191 में। इस टाइम पर हुआ ये था
कि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे, ही वन द बैटल, ये जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन अगले ही साल फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में हुई थी, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हुआ ये कि मोहम्मद गोरी जीत गए थे एंड पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में कौन हारे थे, तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान। फाइन। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।